VVI प्रश्न है, जिसे हम लोग चीनी रोग आम भाषा में डायबिटीज रोग कहते हैं, उसको मेडिकल भाषा में हम लोग DM कहते हैं। DM समझ गए, DM कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। समझ गए, डायबिटीज मेलिटस होता क्या है, इसको हमको लिखना पड़ेगा। और यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है आपको 10 नंबर में। समझ गए, तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है समझने के लिए, लाइफ में भी जो है आपको बहुत योगदान देगा यह प्रश्न। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे कहता है डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है भाई बताइए, इसके कारण लक्षण, वही चीज़ें है, क्योंकि यह भी एक बीमारी है तो इसमें भी कारण लक्षण निदान प्रबंध सब चीज़ पूछेगा। तो चलिए हम लोग जो है इसको लिखते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आम भाषा में हम लोग डायबिटीज रोग कहते हैं या चीनी रोग कहते हैं, देख लीजिए। डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है, डायबिटीज मेलिटस मधुमेह इसी को कहते हैं। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। क्या होता है, यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। मेटाबॉलिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो चयापचय होता है उसी को गड़बड़ाता है, और किसी को डायबिटीज होता है तो समझिए उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, रुक जाएगा, रोकथाम हो सकता है, बट ऐसा कहिएगा कि परमानेंटली यह समाप्त हो जाता है, नहीं होगा। तो एक बार डायबिटीज अगर हो जाता है तो ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है डायबिटीज का, इसीलिए इसे क्रॉनिक कहा जाता है, क्योंकि जानते हैं क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाला होता है। जो कि शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय की बीटा कोशिका, यहाँ पे बीटा होगा, समझ गए, बीटा सेल द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन है, इसके हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डायबिटीज कब होता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। वह इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कम बेस को अगर कमी है तो उसको भी जो है मेंटेन करता है, और ज़्यादा होने पर भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर यह इंसुलिन के सिक्रेशन अगर गड़बड़ा जाए, इंसुलिन का सिक्रेशन में अगर कम ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, या कम हो जाने पर भी वह जो है सही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल अनियंत्रित होने लगेगा, और वही ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से हो निकलने लगेगा, ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगा उसका, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सारे परेशानी होने लगता है, और वह जो है हमारे क्या करता है, डायबिटीज रोग को सूचित करने लगता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस यही होता है कि यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, जो शरीर में हमारा पैंक्रियाज है, चूँकि यह पैंक्रियाज क्या होता है आप लोग को पता है, मिक्स ग्लैंड है, यह सिक्रेशन करता है हार्मोन का, तो यही जो है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो बीटा कोशिका से सिक्रेशन होता है। समझ गए। अब यह इंसुलिन क्या करता है कि यह हाइपो सिक्रेशन होता है। अब जो पैंक्रियाज है वह इंसुलिन को सही से नहीं सिक्रेशन कर पाता है, यानी कम सिक्रेशन करता है। हाइपो मतलब कम होता है, सिक्रेशन मतलब स्राव, कम स्राव करने लगता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ में उत्सर्जित होने लगता है, जिसके बाद डायबिटीज का कारण होता है। समझ गए, यही आपका डायबिटीज़ का इंग्लिश में दे रखे हैं। अब रही बात इसका प्रकार होता है, डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी सुने होइएगा कि बच्चा में भी जो है चीनी रोग पाया जाता है, रेयर कंडीशन में, कभी कभी किसी में। तो जो बच्चा वाला होता है ना, तो जो बच्चा वाला है मतलब उसका पैंक्रियाज शुरू से ही काम नहीं कर रहा है ठीक से, समझ गए। तो वैसे बच्चे में बार बार समय समय पर इंजेक्शन इंसुलिन को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पैंक्रियाज काम ही नहीं करता है, तो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो भाई बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन के लिए, समझ गए। तो यह होता है जुवेनाइल डायबिटीज होता है, जिसे हम लोग बच्चे का मधुमेह भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो डायबिटीज होता है टाइप 1 होता है, बहुत कम में होता है, किसी बड़े व्यक्ति में भी होता है, समझ गए, लेकिन ज़्यादातर यह बच्चे में ही होता है। क्योंकि अगर टाइप 1 डायबिटीज है, अगर पैंक्रियाज खराब होगा या पैंक्रियाज नहीं काम करेगा तो वह इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रेशन नहीं करेगा, तो शुरू से ही पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा में यह गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा दिन के बाद अगर जवाब दे देता है पैंक्रियाज, तो बच्चे में भी सियाना में भी होता है। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 वाला नॉर्मल जनरल व्यक्ति में जो आजकल आप लोग देखते हैं समय के साथ, तो वह टाइप 2 होता है। टाइप 2 वृद्धावस्था में या एक मोटे व्यक्ति में, नॉर्मली व्यक्ति में जो होता है टाइप 2 ही होता है। टाइप 2 में होता यह है कि इंसुलिन का सिक्रेशन तो पैंक्रियाज करता है समान मात्रा में, बट बॉडी जो है उसका यूज नहीं कर पाता है इंसुलिन का, और वह बॉडी यूज नहीं कर पाता है मतलब हमारा जो सामर्थ्य होता है वह घट जाता है, समझ गए ना। यही चीज़ है। टाइप 1 होता है जिसे IDDM भी कहते हैं। IDDM जो होता है इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। यह जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। इसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, यानी बाल मधुमेह भी कहते हैं। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टाइप 1 में जो होता है पैंक्रियाज खराब हो जाएगा, या पैंक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं कर पा रहा होगा रिलीज, इस कारण से टाइप 1 होता है, और यह जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है, जिसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और यही कारण है कि यह डायबिटीज पर डिपेंडेंट रहता है, तो इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ओके,
दूसरा जो होता है यह आपके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे IDDM नहीं, IDDM से पहले N लगा दीजिए। N मतलब होता है नन, मतलब यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, इसे ये भी कहते हैं। ओके, इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्रावन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, मैंने पहले ही बताया। इसमें पैंक्रियाज तो इंसुलिन को स्रावित करता है पर्याप्त मात्रा में, परंतु शरीर की जो कोशिका है हमारा, वह जो है इसको उपयोग नहीं कर पाता है सही से, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय अनियंत्रित हो जाता है, मेटाबॉलिक अनियंत्रित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मतलब दूसरे टाइप में इंसुलिन सिक्रेशन अच्छे मात्रा में होता है, बट बॉडी का जो टिश्यू है वह सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक जो रेट होता है ग्लूकोज का घट जाता है और बॉडी में, ब्लड में, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और यह ज़्यादातर लोगों में यही होता है, समझ गए। तो ये टाइप 2 होता है, इसीलिए इसे नॉन इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है ये नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट कोशिका पर है, कोशिका गड़बड़ कर रहा है, इंसुलिन तो ठीक हो रहा है यहाँ पे निर्माण। तो यही 2 होता है, 1 और 2 समझ गए। चलिए अब यही समझना था, बाकी आप लोग पहले से जानते हैं। टाइप 1 2 यहाँ पे पढ़ा ही दिए। अब कारण देखिए, कारण टाइप 1 वाले के कारण क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। टाइप 1 वाले का कारण होता है कि ऑटोइम्यून बीटा सेल का नष्ट होने से, यहाँ पे बीटा होता है, ये टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है ना। ऑटोइम्यून टाइप जो बीटा सेल है वह नष्ट होगा। अब बीटा सेल मान गए पैंक्रियाज का नष्ट हो जाएगा तो वह इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण टाइप 1 हो जाएगा। या फिर किसी किसी कंडीशन में जो है आपको पैंक्रियाज ही खराब मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी जो है इंसुलिन नहीं निकल पाएगा, तो यह टाइप 1 होता है, जिसमें इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता या होता ही नहीं है। मोटापा भी कारण बनते हैं, समझ गए। अधिक मीठा खाना, समझ गए, ये हो गया आपका क्या चीज़, फर्स्ट पॉइंट, समझ गए। ये हो गया आप टाइप 1 के लिए मोस्ट हो गया ये, समझ गए। आगे जो टाइप 2 है उसके लिए मोटापा कारण बनता है, अधिक मीठा खाना कारण बनता है, हेरिडेटरी वंशागत भी यह चलते रहता है, समझ गए। गर्भ अवस्था में भी चीनी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पता है। लंबे समय तक भावनात्मक मानसिक तनाव, अगर लंबे समय तक आप डिप्रेशन, मानसिक तनाव में रहते हैं तो कारण बनता है। कुछ ऐसे दवाई भी लेते हैं जो आपको कारण बनाता है, जैसे हार्मोनल गर्भ निरोधक दवाई ले रहे हैं, कोई आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा ले रहे हैं, फिर डायबिटिक दवा ले रहे हैं सूजन कम करने के लिए, तो ये सब दवा भी जो है आपको डायबिटीज कर सकता है। कम एक्सरसाइज भी आपको डायबिटीज़ के पीड़ित बना सकता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग, यह भी जो है आपको डायबिटीज़ कर सकता है, समझ गए ना। बहुत शराब पीना, अधिक वसा युक्त ऑयली फूड लेना, मोटापा, जंक फूड का सेवन करना, ये सब डायबिटीज़ का कारण बनता है, समझ गए। तो यह टाइप 1 का कारण होता है कि पैंक्रियाज खराब हो जाएगा, या फिर जो बीटा सेल से जो सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, वह बीटा सेल में गड़बड़ी आना, खराबी होना। तो टाइप 1 वाला का ज़्यादा कारण नहीं है, वही कारण है। या फिर एक आध कारण में मोटापा वगैरह भी हो जाता है। बाकी टाइप 2 में अधिक खाना खाना, अधिक ऑयली फूड करना, कम एक्सरसाइज करना, व्यायाम कम करना, शराब पीना, समझ गए, कुछ दवाइयों का सेवन करना, एस्टेरॉयड वगैरह, समझ गए ना, हार्मोनल सिक्रेशन के लिए जो दवाइयाँ होता है वो सब लेना, लंबे समय तक डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, गर्भ अवस्था में है, मोटापा है, वंशागत है, बहुत मीठा खाना खाते हैं, तो यह सब जो है आपको टाइप 2 जो है वह प्रकार के डायबिटीज करता है। ओके, लक्षण में क्या होते हैं, तो इसके लक्षण में 3PS जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। 3PS में 3 P का इस्तेमाल होता है। एक होता है पॉलीयूरिया, मतलब किसी को अगर चीनी होता है तो लक्षण में जो दिखता है वह पॉलीयूरिया में पहला P का मतलब है बहुत मूत्र होना, पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब मूत्र, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगता है, प्यास का बढ़ जाना। पॉलीफेजिया, भूख भी बढ़ जाता है चीनी वाले रोग का। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण को जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये तीनों लक्षण, मूत्र बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाता है। ओके, अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे रात्रि के समय बहुत पेशाब लाना, जिसे नॉक्टूरिया कहते हैं। वजन घट जाना, वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का, मोटापा छाने लगता है, आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लूडेड विजन होने लगता है, घाव देरी से भरता है। अगर कोई घाव होता है तो डायबिटीज वाले पेशेंट को लंबे समय तक घाव रहता है। चक्कर आता है, वैसे पेशेंट को हाथ पैर में झुंझुनाहट, थकान, कमजोरी होता है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होता है बॉडी में, मूत्र में सरकरा निकलने लगता है, बार बार संक्रमण हो सकता है। तो यह सब जो है आपके एक नॉर्मल चीनी वाले पेशेंट में क्या क्या होता है आप खुद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल यह बहुत सारे लोगों में चपेट में ले रहा है, समझ गए ना। चलिए, निदान डायग्नोसिस क्या होता है, वही चीनी के जांच के लिए आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, शारीरिक परीक्षण, ब्लड जांच, ब्लड सीरम के जांच होता है, उसमें ग्लूकोज का जांच किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग में है, भूखा पेट अगर जांच करा रहा है तो 120 mg प्रति DL से कम होनी चाहिए। 120 से लेकर 125 से अगर कम है तो मतलब ग्लूकोज लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ले लेते हैं डायबिटीज़ के अंदर कि हाँ व्यक्ति में डायबिटीज़ है। फास्टिंग में खाने के बाद अगर यही जाँच 150 mg
प्रति DL से कम आ रहा है लेवल, तो हम मानते हैं कि चलो भाई ठीक है, अभी चीनी उतना नहीं है। लेकिन जैसे ही 150 से अधिक होता है तो हम उसे चीनी के कैटेगरी में ले लेते हैं कि पेशेंट में चीनी का रोग हो सकता है। अब जैसे ही यह कंडीशन 170 के ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि कन्फर्म कि हाँ, ये पेशेंट में चीनी रोग है। लेकिन यही अगर 200 से ऊपर खाने के बाद आ रहा है तो समझते हैं कि 100% दवाई लेने की ज़रूरत है चीनी का। तो ये सारे चीज़ है, आप लोग समझिए। ओके, अब यहाँ पे वैसे पेशेंट का आँख का भी जांच होता है, क्योंकि आँख में जो है ब्लूलर विजन, ठीक है ना, धुंधला दिखाई देना। मूत्र की जांच, ग्लाइकोसूरिया, मूत्र की जांच में ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, और एसीटोन का भी जांच किया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ जांच चीनी वाले के लिए। जटिलता क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन आपके सामने है। कॉम्प्लिकेशन में आपको इससे ये डायबिटिक कोमा में पेशेंट जा सकता है, कोमा आ जाता है हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ने से। उसके बाद है रेटिना, जो आँख का रेटिना है उसमें विकृतियाँ हो सकता है, खराबी हो सकता है। किडनी आपका खराब हो सकता है, नेफ्रोपैथी। रक्त वाहिनी की दीवार कठोर हो जाता है, जिससे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो रक्त बहता है उस दीवार में कहीं कहीं आपको ग्लूकोज का छोटा छोटा लेवल जो है जमते जमते उस दीवार को कठोर करेगा, समझ गए। रिकरेंट यूटीआई, ऐसे रोगियों को पेशाब के रास्ते में संक्रमण होता है। रीनल फेलुअर, किडनी फेल हो सकता है, क्योंकि किडनी छान नहीं रहा है सही से। हाइपोग्लाइसेमिया, कहीं कहीं कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम भी जाता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ऐसे पेशेंट को हार्ट का डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रक्त का वाहिनी होता है वह कठोर हो जाता है, तो कठोर होने से जो है ब्लड सर्कुलेशन हृदय की तरफ कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी का डिजीज भी होता है। तो यह सब चीज़ों को बचाना है। रीनल फेलन, गुर्दे के फेल होने से बचाना है, CAD रोग से बचाना है, समझ गए, नेफ्रोपैथी से बचाना है, कोमा में जाने से बचाना है। तो इसको जटिलता पर काम आपको करना पड़ेगा। ओके, रही बात चिकित्सीय प्रबंध, तो चिकित्सीय प्रबंध एक डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए एंटी डायबिटिक दवाई दिया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, एंटी डायबिटिक के दवाई देते हैं, और जो चीनी के लिए जो खान पान होता है वह चीज़ कहते हैं, जैसे चावल वगैरह, आलू वगैरह, मीठा चीज़ खाने से परहेज करते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा हो वैसे भोजन लेने के लिए मना करते हैं। और साथ में एंटी डायबिटिक दवाई भी देते हैं, समझ गए। एंटीबायोटिक नहीं है, यह एंटी डायबिटिक दवा है जो चीनी से बचाता है। जैसे मेटफॉर्मी होता है, समझ गए, फेनफॉर्मी होता है, ग्लिपिजाइड होता है। ये सब दवा आपके जो है क्या है, चीनी की दवा है। मेटफॉर्मी, फेनफॉर्मी, ग्लिपिजाइड, यह दवा आपको चीनी के रोग में काम देता है। ओके, जो नाश्ता से 15 मिनट पहले जो है लिया जाता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक। यूटीआई पेशेंट में होता है, अभी लक्षण में देखें हम लोग कि संक्रमण भी ऐसे पेशेंट को जल्दी पकड़ता है, तो एंटीबायोटिक दवाई भी दे सकते हैं। तीसरा है, अगर किसी को मान गए टाइप 1 प्रकार का है, जो इंडिपेंडेंट है, IDDM है, जो इंसुलिन पर इंडिपेंडेंट है, चूँकि यहाँ पे इंसुलिन नहीं सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में उसे इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और यह होता है ह्यूमिलिन रेगुलर दिया जाता है, एक होता है ह्यूमिलिन लेंटी दिया जाता है, एक ह्यूमिलिन लिस्प्रो दिया जाता है। अब यह जरूरत के हिसाब से कि किस पेशेंट के कितना ज़रूरत है, उसी हिसाब से यह इंसुलिन थेरेपी रेगुलर वाला, लेंटी वाला या लिस्प्रो वाला दिया जाता है। तो यह इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 वाला में दिया जाता है। जिसको टाइप 2 होता है उसको यह ओरल एंटी डायबिटिक से ही काम चलता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया, मैंने बता दिया, कुछ खास इसमें होता नहीं है। बाकी सिम्टोमेटिक इलाज तो सब में होता है, सब बीमारी में सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, जैसे वीकनेस वगैरह के लिए, थकान वगैरह के लिए, समझ गए ना। तो ये सब है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं करने के लिए ऐसे पेशेंट को। तो ये हो गया। अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखेंगे एक चीनी वाले पेशेंट के लिए। तो हमेशा चीनी वाले पेशेंट को हम कहेंगे एज एनास कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहें, खाली पेट, खाने के बाद या रैंडम, जिस समय मन हो, समझ गए। दूसरा है जांच के परिणाम को नोट करना चाहिए। जांच के हमेशा परिणाम आए उसको नोट करना चाहिए कि कितना लेवल अभी आया है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ओके, ये सब चेक करनी चाहिए। ऐसे रोगियों को नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, समझ गए। आदेशानुसार इंसुलिन रिच डाइट प्रदान की जानी चाहिए। वैसा भोजन देंगे जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वैसे जो है हम इंसुलिन रिच डाइट देंगे टाइप 1 वाले के लिए। ओके, रोगी को ब्लड शुगर लेवल चार्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे कि कब कितना लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए चार्ट बनाएंगे। रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाइयाँ, शहद आदि सेवन करने की सलाह नहीं देनी चाहिए, समझ गए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। रोगी को भोजन में विटामिन, मिनरल, लवण आदि की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे बॉडी में उसके थकान, कमजोरी ये सब दूर हो। तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा तरल नहीं कि जिसमें डायबिटीज का मात्रा, चीनी की मात्रा हो। ओके, रोगी को शुगर फ्री इस्तेमाल करने की सलाह, अब जो भी पेय पदार्थ हो, चाय वगैरह हो, शुगर फ्री लेने की सलाह देनी चाहिए। ओके, रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी यह प्रॉब्लम होता है, एक के बाद ज़्यादा खा लेने से भी चीनी बढ़ता है। ओके,
रोगी को ओवर ईटिंग या उपवास न रहने की सलाह देनी चाहिए। दोनों कंडीशन में चीनी बढ़ सकता है, ओवर ईटिंग में भी और उपवास रहने पर भी। इसलिए न उपवास रहने के लिए कहे और न ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के लिए कहे। ओबेस रोगी को अपना वजन कम करने के लिए कहे, मतलब जो मोटापा हो, जिसका पेट बाहर निकला हो, मोटा हो, उसको वजन कम करने के लिए कहे। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए। मीन्स रोगी कितना पानी पिया, कितना मूत्र त्यागा, कितना उसको उल्टी हुआ, समझ गए, कितना वह तरल पदार्थ लिया, जूस वूस वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो लिया वह इनटेक, और जो बाहर दिया मूत्र के रूप में, उल्टी के रूप में, समझ गए ना। तो ये सब होता है आउटपुट। तो इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने इतना बताया। बाकी और सारे मैनेजमेंट आप नर्स के तौर पर एक चीनी वाले पेशेंट के लिए लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अस्थमा अथवा, ठीक है ना, अस्थमा अथवा दम्मा अथवा ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। अस्थमा के कारण, लक्षण, निदान, जटिलता एवं उपचार स्पष्ट कीजिए। अस्थमा का नर्सिंग प्रबंध समझाइए। नर्सिंग प्रबंध मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नर्सिंग प्रबंध बीमारी के हिसाब से आप लिखते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पहले 4, 5 या 6 पॉइंट चुनिए कि इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें मेन प्रॉब्लम होगा, उस पॉइंट को पहले लिख लीजिए। फिर इस पॉइंट का आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, उन सभी पॉइंटों में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वही हमारा नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। ऐसे आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो डायरेक्टली आप 15-16 पॉइंट सभी का मिला के डायरेक्ट आप लिख देते हैं नर्सिंग प्रबंध में, कोई पॉइंट नहीं देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा होता क्या है। आपसे कभी अस्थमा पूछ देता है, कभी ब्रोंकियल अस्थमा पूछ देता है, तो आपको घबराना नहीं है, ना आपको डरना है। ब्रोंकियल अस्थमा पूछे चाहे अस्थमा पूछे, बात वही होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यह अस्थमा या ये दम्मा या ब्रोंकियल होता क्या है। माय डियर, अस्थमा जो होता है यह एक क्रॉनिक रोग होता है, यह एक जीर्ण रोग होता है, मतलब एक लंबे समय का बीमारी होता है, ठीक है। देखते होइएगा किसी को अगर दमा का बीमारी होता है तो देखते होइएगा बहुत दिनों से उसको जो है दमा का शिकायत रहता है, तो वह क्रॉनिक टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अस्थमा श्वसन नली का एक ऐसा रोग है, समझिए अस्थमा क्या है, यह एक श्वसन नली का रोग है, और श्वसन नली का मतलब ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे जो है हम श्वास नली का रोग कहते हैं, और इसीलिए ब्रोंकियल अस्थमा भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्वसन वाला हमारा नली होता है उसमें सूजन हो जाता है, उसमें सिकुड़न हो जाता है। सिकुड़न होने के कारण उसका जगह जो है सांस लेने का पतला हो जाता है, और उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है उस नली में, जिसके कारण जो है व्यक्ति का घरघराहट आवाज़ आता है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, और यही हमारा जो है अस्थमा कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बार और देखिए, अस्थमा एक श्वसन नली का रोग है, ब्रोंकियल डिजीज है, जिसमें सांस नली मतलब श्वास नली की पेशियाँ, आप कोई भी पेशी, कोई भी चीज़ बना है हमारे बॉडी में, खासकर जो नली वगैरह है वो तो पेशी का ही है, मसल्स का ही बना है, तो वह सांस की नली जो है वह पेशियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब जो श्वास का नली है उसमें सिकुड़न आ जाता है, और सिकुड़न होने के कारण उसमें जो है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बलगम का निर्माण जो है उसमें हो जाता है, या यूँ कहे तो उस नली में बलगम भर जाता है, जिसके कारण श्वसन मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। संकरा मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है बलगम भरने के कारण, और श्वसन मार्ग अवरुद्ध होता है, और रोगी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और इसे ही हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दमा वाला होता है उसको तो वह श्वसन का जो है ब्रोंकियल रोग होता ही है, श्वसन नली का रोग होता ही है, साथ में उसका जो नली होता है सांस वाला, उस नली का जो मसल्स जो पेशी होता है वह सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने से कोई भी चीज़ जो है छोटी पड़ जाएगी, तो वही है सिकुड़ने से इसका जो पेशी नली है श्वास नली का वह भी छोटी पड़ जाती है। अब छोटी पड़ने से उसमें जो बलगम का निर्माण होता है वह बलगम अधिक मात्रा में वहाँ पर निर्माण होने लगता है, ठीक है। अब इस बलगम निर्माण होने लगता है तो इसके कारण जो श्वसन मार्ग होता है, जो हमारा रिस्पायरेटरी वे होता है, जो नली का जो रास्ता है श्वसन का, वह अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण व्यक्ति का सांस लेने में परेशानी होती है, और इसे ही ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं कि अगर कोई पाइप है और उससे पानी जा रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ पत्थर या कुछ चीज़ डाल देंगे, कोई चीज़ फंस जाएगा तो वह पानी को जाने में अवरुद्ध करेगा, रोकेगा, ठीक है, और जहाँ पे वह पत्थर फंसा रहेगा वहाँ पे वह संकरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बातें श्वास नली में भी है कि जब बलगम का निर्माण हो जाएगा तो जाहिर सी बातें हैं बलगम के निर्माण से श्वास नली जो है चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा, और वह जो श्वसन मार्ग है वह अवरुद्ध होगा, ठीक है ना, जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी आने लगेगा, और यही हमें ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ को। चलिए
यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, आप लोग इंग्लिश में अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, यह 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है, ठीक है ना, 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है। अब 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है तो आपको दिखने को मिल रहा होगा कि एक ट्री, पेड़ के जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे गुच्छा है, ए वाला भाग, ठीक है, ए वाला भाग ही हमारा ब्रोंकिया है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 ट्रेकिया है, 2 ट्रेकिया अलग अलग जो है ब्रोंकिया में बदल गया, ठीक है ना। अब यह ब्रोंकिया जो है अलग अलग जो है अलग अलग ब्रोंकस में बदल गया है, ठीक है ना, अलग अलग जो है ब्रोंकियाज में बदल गया है। तो ये देख सकते हैं, पेड़ के नुमा यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो यही हमारा, और फिमली होता यही है कि हमारा ये ट्रेकिया से जो अलग अलग 2 पार्टों में ब्रोंकिया बटा हुआ है, और इसमें जो ब्रांच ये वाला शाखा देख रहे हैं, यही श्वास नली होता है, यही जो है हमारा ब्रोंकियाल होता है। तो इसी में जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा इसी श्वास नली में क्या होता है, बलगम भर जाता है, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो अगर यही श्वसन मार्ग हमारा होता है जिसमें हवा इसी के द्वारा जो है एल्बोली में जाता है, तो देख सकते हैं नॉर्मल होगा तो यह बिल्कुल खुला होगा, श्वसन मार्ग फ्री होगा, ठीक है, श्वास नली जो है बिल्कुल फ्रेश होगा। लेकिन अगर इसमें बलगम भर जाएगा तो इसमें संकरा हो जाता है, सूजन हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो यह श्वास नली मोटा हो जाता है और जगह अंदर से कम हो जाता है। क्योंकि इसमें बलगम भर जाता है। तो देख सकते हैं जगह इसमें कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, देख सकते हैं एकदम सूज गया हुआ है, एकदम छोटा सा जगह है, और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर जगह है आने जाने का। तो यही एस्थमेटिक वाला होता है और ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, ब्रोंकियाल है, और यही ब्रोंकियाल में जो है ये प्रॉब्लम श्वसन नली में होता है, समझ गए। चलिए अब इसके कारण देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी में अस्थमा होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले फैमिली कारण, फैमिली हिस्ट्री होता है, पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में कोई दमा के पेशेंट होगा तो हो सकता है आगे आपके परिवार में अगर कोई दमा के मरीज हो तो हो सकता है कि पूर्व के इतिहास, फैमिली हिस्ट्री के कारण आगे किसी को दमा हो सकता है। तो पारिवारिक इतिहास, परिवार में कैसा क्या है माहौल, ठीक है। एलर्जी, कुछ चीज़ें के एलर्जी के कारण भी होता है, जैसे कोई चीज़ के गंध से एलर्जी हो, पेड़ पौधे से एलर्जी हो, घास से एलर्जी हो, धूल मिट्टी से एलर्जी हो। तो सभी व्यक्ति को अलग अलग एलर्जी होता है, दवाइयाँ का एलर्जी होता है। तो कुछ एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण, एलर्जी रिएक्शन के कारण व्यक्ति में जो है क्या होता है कि दमा होने लगता है, श्वसन जो है घुटने लगता है व्यक्ति का, ठीक है। वायु प्रदूषण, जाहिर सी बातें हैं, तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, ठीक है, तापमान में अचानक से परिवर्तन होना, ओके, कुछ दवाइयाँ के लेना जैसे एस्पिरिन, बेटा ब्लॉकर्स आदि, कुछ दवाइयाँ होता है जिसके लेने के बाद जो है व्यक्ति का सांस जो है दम फूलने लगता है, तो वही दमा हो जाता है। 8वां है वायरल श्वसन मार्गीय संक्रमण, जैसे जुखाम होना, राइनाइटिस होना, कुछ यह वायरल संक्रमण है जिसके कारण श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। कुछ व्यावसायिक रोग है, व्यावसायिक रोग में जो कंपनी से काम में होने वाले रोग होते हैं, जैसे रुई के फैक्ट्री हो गया, लोहा के फैक्ट्री, कोयला के फैक्ट्री, ठीक है ना, तो कॉटन के फैक्ट्री, तो ये सब फैक्ट्री में काम करने से भी जो है व्यक्ति को क्या होता है, अस्थमा हो सकते हैं। तो ये सब कुछ व्यावसायिक जो है काम होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो कारण में बहुत आसान कारण है, पारिवारिक इतिहास, एलर्जी में हो सकता है कारण, वायु प्रदूषण हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना, स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, धूम्रपान, स्मोकिंग करना, तापमान में परिवर्तन होने से चीज़ें हो सकता है, कुछ दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, इसके लेने से चीज़ें हो सकता है। वायरल संक्रमण, श्वसन मार्ग रोग, मतलब श्वसन मार्ग से संबंधित कोई वायरल रोग जैसे जुखाम होना, राइनाइटिस होना, कुछ व्यावसायिक रोग जैसे रुई धुनना, पत्थर का काम, खदान में काम करना, कोयला में काम करना, तो यह सब व्यावसायिक रोग भी अस्थमा का कारण हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए सिम्टम्स यहाँ पे देखिएगा, लक्षण देखिएगा। तो माय डियर, लक्षण में जो होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, सांस लेने में परेशानी। सांस लेने में परेशानी मतलब डिस्पोनिया, सांस लेने में कष्ट होगा। लक्षण जब जानिए किसी को अस्थमा होगा, अब अस्थमा के बारे में आप जानते हैं तो लक्षण ऑटोमेटिक उससे आप लिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अस्थमा में दम फूलने लगेगा, श्वसन जो है कम जाएगा, ठीक है ना। व्यक्ति जो है अब समझिए कि श्वसन में अगर रुकावट आए, श्वसन में अवरुद्ध आए, श्वसन कम लिया जाए तो क्या क्या जो है दिक्कत होगा पेशेंट को। तो सांस लेने में परेशानी, ओके। सीना कड़ा होना, चेस्ट टाइटिंग हो जाता है, जब आप अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पाते हैं, श्वास नहीं ले पाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। सांस लेने में आवाज़ आता है, जब आप सांस लेते हैं तो भीजिंग साउंड आता है, ठीक है। सांस आपका उथला चलने, तेज चलने लगता है, टेकीपोनिया। धड़कन बढ़ जाता है, टेकीकार्डिया, जब सांस से कम हो जाएगा तो धड़कन तो बढ़ ही जाएगा। बेचैनी, रेस्टलेस होने लगेगा। सांस बाहर छोड़ने में अधिक समय लगेगा, प्रोलॉन्गेड एक्सपायरेशन, ठीक है। पसीना आना, डायफोरेसिस, बलगम गाढ़ा आना, ठीक है, गाढ़ा बलगम आना यानी थिक स्पुटम। तो यह सब हमारे जो है क्या है, लक्षण है। जाहिर सी बात है, किसी को अगर श्वसन वाले, श्वास नली में प्रॉब्लम हो, श्वास
श्वासन में रुकावट हो तो जाहिर सी बात है सांस लेने में कठिनाई होगा, सीना में टाइटनेस होगा ही होगा, सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आएगी ही आएगी, सांस तेज चलेगा ही, जब सांस तेज चलेगा सांस लेने में परेशानी होगी तो धड़कन बढ़ ही जाएगा, तो धड़कन बढ़ जाएगा, बेचैनी होने लगेगा, सांस बाहर जो है छोड़ने में अधिक समय लगेगा, ठीक है, और पसीना डायफ्लोरोसिस होने लगेगा और बलगम जो है गाढ़ा आने लगेगा। तो इस प्रकार से यह 9 पॉइंट आपके जो है दिए गए हैं। लक्षण में और सारे लक्षण हो सकते हैं जो आपके माइंड के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है। मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट बता दिया, आप और इससे रिलेटेड चीज़ें को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लक्षण कारण आप लोग जान गए। चलिए अब हम इसके निदान देखते हैं, ठीक है। निदान में पहले किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है, तो हिस्ट्री टेकिंग होगा। किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन एकदम हो सकता है, शारीरिक परीक्षण भी संभव है यहाँ पे। चेस्ट का एक्सरे संभव है, चूँकि चेस्ट का ही प्रॉब्लम है, चेस्ट के ही सामने। पल्मोनरी पीएफटी, हमारा जो फेफड़ा है कैसा काम कर रहा है, इस पीएफटी के जो द्वारा पता करता है, ठीक है। एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैसेज, यह आर्टरी जो होता है वहाँ से ब्लड के थ्रू जो है चेक किया जाता है, तो एबीजी हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकिया को देखने के लिए जो है ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है, ठीक है। और 7वां है ब्लड टेस्ट किया जाएगा, पता किया जाएगा। त्वचा का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, स्किन का हाइपर सेंसिटिविटी भी टेस्ट की जाती है। तो इतना सारा टेस्ट है यानी डायग्नोसिस है, जिसको याद रखना बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको। एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में मान गए 4-5 बीमारी के नाम दे देगा और कहेगा कि इसका 3-3 डायग्नोसिस बताइए, ठीक है, या 3-3 कारण बताइए, या 3-3 लक्षण बताइए, इस टाइप से भी पूछ देगा। तो मैं सभी प्रश्न का डिटेल से पढ़ाता हूँ, तो आपको कोई भी पूछ ले, कारण पूछ ले, लक्षण पूछ ले, निदान पूछ ले, जटिलता पूछ ले, आपको लिख कर आ जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर छांट के पूछ ले, सिर्फ लक्षण ही पूछ ले 4 बीमारी का, तो कहे कि जा सब तो पढ़ाए नहीं किए हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अब जटिलता यहाँ पे देख लीजिए माय डियर, जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा पेशेंट को। जाहिर सी बातें हैं, जब हम श्वसन सही से नहीं कर पाएंगे तो बॉडी को तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और जब हम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो खून में ऑक्सीजन की कमी होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हमें जो है शरीर में बहुत ज़्यादा अम्लता होता है। क्यों? क्योंकि देखते होइएगा जिसका भी अगर अस्थमा का प्रॉब्लम होता है या टीबी का शिकायत होता है तो उसको श्वसन का प्रॉब्लम होने लगता है। अब जब श्वसन का प्रॉब्लम होने लगता है तो देखिएगा उसका बलगम बहुत ज़्यादा बनता है और वह बलगम जो है ज़्यादा अम्लीय कर देता है, ठीक है। तो अम्लीय एसिडोसिस हो सकता है, अम्लता हो सकता है बॉडी में। रिस्पायरेटरी फेलुअर, मतलब रिस्पायरेटरी फेलुअर कर सकता है आपका। उसके बाद है राइट साइड हार्ट फेलुअर, राइट साइड का हार्ट जो है फेल कर जाएगा। वक्ष में हवा भरना यानी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है ना, फेफड़ा में हवा भर जाना। और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है। तो अस्थमा से पेशेंट का मृत्यु भी हो जाता है, वक्ष में हवा भी भर सकता है, किडनी हार्ट भी फेलुअर कर सकता है राइट साइड का, और रिस्पायरेटरी भी फेल हो सकता है। एसिडोसिस, अम्लता भी बन सकता है बॉडी में, और खून में कमी भी हो सकता है, हाइपोक्सेमिया भी हो सकता है। तो यह सब एक स्टेप आगे का प्रॉब्लम है, मतलब ये सब जटिलता है अस्थमा का, ब्रोंकियल अस्थमा का, ठीक है, बता दिए। अब उपचार देखिए, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट देख लीजिए। ट्रीटमेंट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर संक्रमण के कारण यह प्रॉब्लम है तो सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक में एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, बहुत सारे जो है आपके एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है वो दिया जाता है। फिलहाल एंटीबायोटिक में हम लोग एमिकासिन, जेंटामाइसिन 2 महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नेबुलाइजेशन देते हैं, श्वसन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, एसओबी हो, शॉर्ट ब्रेथनेस हो, तो उससे जो है नेबुलाइजेशन देते हैं, उसमें एस्थालिन दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। नेबुलाइजेशन देने हेतु एस्थालिन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे हाइड्रोकर्टिकोसोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। यह हमारा एस्टेरॉइड दवा होता है। अब आप लोग को पता है कि एस्टेरॉइड दवा बहुत चीज़ों में काम आता है, श्वसन में भी मदद करता है, ठीक है, सूजन में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो एस्टेरॉइड दवा बहुत चीज़ों में काम करता है। तो एस्टेरॉइड जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होता है, लेकिन ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकर्टिकोसोन, इसे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में हाइड्रो कहते हैं, और प्रेडनिसोलोन को हम लोग प्रेडनी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यह सब हमारा एस्टेरॉइड दवाई होता है, ये भी दे सकते हैं पेशेंट को। चौथा है देखिएगा ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन, यह दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। एमिनोफाइलिन नाम आप लोग सुने होइएगा, एमिनोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, यानी फाइलिन करके जो भी दवाई आएगा समझिएगा वह ब्रोंकोडाइलेटर दवा होता है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब होता है कि वायु मार्ग को फैलाने का काम करता है, वायु मार्ग को साफ करने का काम करता है, जिससे व्यक्ति जो श्वसन मार्ग में अवरुद्ध हो रहा है उसमें श्वास अच्छे से ले पाए, इसीलिए ब्रोंकोडाइलेटर दवा दिया जाता है ब्रोंकिया को फैलाने
के लिए, चौड़ा करने के लिए, ठीक है, जो सिकुड़ा हुआ है उसको फैलाने के लिए। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ भी दिए जाते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, देख लीजिए इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, यह एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड छठा है नम O2 थेरेपी दी जाती है, जैसे कोई पेशेंट का ऑक्सीजन का कष्ट हो, अचानक से दम घुटने लगे तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, मीन्स ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के प्रयोग करके, ठीक है ना। तो यह हमारा हो गया, चीज़ों को समझ गए, यह हमारा हो गया क्या चीज़, उपचार मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब अस्थमा वाले पेशेंट को तो सर्जरी होगा नहीं, तो इसलिए इसमें सर्जरी नहीं होगा। तो जैसे ही हमसे उपचार पूछेगा या चिकित्सीय प्रबंध पूछेगा तो उसमें हम जो है यही सब चीज़ को लिखेंगे। संक्रमण के लिए उपचार करेंगे, एस देंगे, ठीक है, नेबुलाइजेशन देंगे, नेबुलाइजर लगाते हैं अस्थालीन दवाई के साथ, स्टेरॉइड में ये दोनों दवाइयाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर दवा दे सकते हैं, ये दवाइयाँ एमोनोफाइलिन, थियोफाइलिन, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो ये सब उपचार हो गया। अब हमें चिकित्सीय प्रबंध या उपचार देख लिए, तो अब हमें नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। तो नर्सिंग प्रबंध जो है आप खुद से भी लिखना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप मरीज को आरामदायक शांत वातावरण देंगे, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट आराम महसूस कर सके। पेशेंट को हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि पेशेंट को अगर श्वसन में प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो उससे सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देते हैं, जिससे पेशेंट का जो है आराम महसूस कर सके अपने आप को। ओके, चिकित्सक डॉक्टर के अनुसार स्टीम मतलब भाप देंगे, जैसे सल्बूटामोल के साथ निबुलाइजर करवाते हैं, भाप दिलवाते हैं, ठीक है। रोगी को कृत्रिम ऑक्सीजन जो है प्रदान करते हैं, O2 थेरेपी। रोगी को चिकित्सीय निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर देते हैं। रोगी को ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शन करते हैं। मान गए रोगी का अगर ब्रोंकियल में कोई श्वसन नली में कोई बलगम वगैरह फंसा हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको सक्शन करके जो है उससे चूस करते बाहर निकालते हैं, ठीक है। चेस्ट का फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे पोस्चुरल ड्रेनेज द्वारा श्वसन मार्ग में जमा शराबों को हटाने के लिए। ड्रेनेज क्या करता है कि शरीर से अलग अलग पोजीशन प्रदान करके शरीर के अंदर से जो भी तरल है उसको बाहर निकालता है, ठीक है ना। आठवां है रोगी को कफिंग तथा डीपिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोगी को क्या किया जाता है, कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। नौवां है रोगी को बार बार बिस्तर पर स्थिति बदला जाता है। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अस्थमा के अटैक के दौरान रोगी को अकेला नहीं छोड़िए, क्योंकि अस्थमा अटैक भी आ जाता है। अटैक मतलब अचानक से व्यक्ति पर यह घात करता है। अस्थमा जैसे देखते होइएगा, अचानक से व्यक्ति का जो है दम घुटने लगता है, तो वह जो है अस्थमेटिक अटैक ही होता है। तो वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो रोगी को एलर्जी हो जिस पदार्थ से, उससे जो है व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। रोगी को धूम्रपान तथा शराब के सेवन से दूर करने की सलाह देनी चाहिए। एंड लास्ट है हमारा यहाँ पे, रोगी को पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता प्रदान करने की सलाह देनी चाहिए। तो माय डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 पॉइंट मैंने आपको नर्सिंग प्रबंध बताया, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार बता भी दूंगा कि कैसे हमको पॉइंट का सिलेक्शन करना है और कैसे किन किन चीज़ों को लिखना है। आप अच्छे स्टूडेंट तब कहेंगे, आप कॉपी में जब शामिल करेंगे नर्सिंग प्रबंध में। मैं बार बार कहता हूँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए कि जिस बीमारी के लिए हम नर्सिंग प्रबंध लिखने जा रहे हैं, इनमें क्या क्या मेन चीज़ें जो है हम प्रबंध कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का। तो वह चीज़ों का आप जो है मतलब वो प्रॉब्लम का जो है आप प्रबंध करेंगे, तो पहले प्रॉब्लम चुनेंगे तब ना उसका प्रबंध कर पाएंगे। तो पहले आप प्रॉब्लम को चुन लीजिए, 4-5 पॉइंट प्रॉब्लम का बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मान गए दम्मा है, तो दम्मा में हम लोग देखे हैं क्या होगा कि सबसे पहले जो है पेशेंट का श्वसन मार्ग को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले श्वसन मार्ग को साफ करेंगे। पहला पॉइंट श्वसन मार्ग का प्रबंध, ठीक है। अब श्वसन मार्ग के प्रबंध में आप क्या क्या करेंगे जिससे श्वसन मार्ग क्लीन होगा, फ्रेश होगा, जिससे पेशेंट आराम से वायु ले पाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा चीज़ें है पेशेंट को जो है आरामदायक आराम प्रदान करना, चूँकि पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है, इसलिए आराम के प्रबंध करना पड़ेगा। तो आराम के प्रबंध में क्या क्या चीज़ें करेंगे वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अस्थमा वाले पेशेंट का पोषण से संबंधित चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ जो होते हैं, ठंडा सामान वगैरह अगर कोई खाता है तो उसको और ज़्यादा जो है बलगम का निर्माण होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो पोषण से संबंधित प्रबंध करेंगे, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट है कि पेशेंट को जो है क्या करेंगे श्वसन कष्ट का प्रबंध करेंगे, ठीक है। सांस लेने में कठिनाइयों का प्रबंध करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयाँ देते हैं, ठीक है ना, जिससे श्वसन लेना आसान होता है, श्वसन कठिनाई कम होता है, ठीक है। तो ये श्वसन कष्ट का प्रबंध करेंगे। एंड पाँचवा है कि अस्थमा वाले रोगियों को शिक्षा देंगे। शिक्षा में क्या देंगे कि जो है धूम्रपान ना करे, ठीक है, गंदी वायु में, गंदे वातावरण में ना रहे, ठीक है, व्यावसायिक कामों से दूर हटे, ठीक है ना। तो ये सब जो है शिक्षा देंगे। तो यह सब प्रमुख मैंने पॉइंट चुन लिया और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे
चाहिए जिससे ये चीज़ें का दूर किया जा सके, वही जो है अच्छा नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। अब बाकी ऐसे तो मैं 14 पॉइंट बता दिया हूँ, जिनको अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो ये 14 पॉइंट को डायरेक्ट याद रखिए, टोटल 1 से लेकर 14 तक लिख दीजिएगा, नर्सिंग प्रबंध में आपका काम हो जाएगा। ठीक, बहुत ही शानदार टॉपिक है डायलिसिस। कोई सर्जरी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो एक मशीन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस जो होता है यह एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे यह एक चिकित्सीय स्थिति होता है जहाँ पे जब पेशेंट को किडनी फेल हो जाता है, जब पेशेंट खुद से उसका बॉडी जो है वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो उस स्थिति में शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है बढ़ने लगता है बॉडी में, जिससे व्यक्ति के बॉडी में सूजन, बीपी बढ़ना, क्रिएटिनाइन बढ़ना, यूरिक एसिड, ठीक है ना, ब्लड यूरिया, ये सब बढ़ना होने लगता है व्यक्ति को। और इसको कृत्रिम रूप से ठीक करना, इसको ब्लड को कृत्रिम रूप से प्यूरिफाई करना ही डायलिसिस कहलाता है। बात समझ गए? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जहाँ पे व्यक्ति के किडनी फेल होने की स्थिति में शरीर से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को, पानी को, इलेक्ट्रोलाइट को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना, यह डायलिसिस का मेन काम होता है। बात समझ गए? डायलिसिस की आवश्यकता कब कब पड़ती है, तो इस चीज़ को जान लीजिए कि डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है। देखिए, डायलिसिस की आवश्यकता अलग अलग स्थितियों में पड़ता है। CKD का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कोई मरीज लंबे समय से किडनी रोग से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस की आवश्यकता अचानक से किडनी फेल होने पर, यानी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, यूरेनीमिया यानी जब मरीज का यूरिन में ब्लड आए। ठीक है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे हाइपरकैलेमिया, मरीज को यानी बॉडी में हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए और गंभीर हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस संतुलन बनाना गंभीर हो जाए, जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ जाना, कैल्शियम बढ़ जाना, पोटेशियम बढ़ जाना। ठीक है ना, तो इस सब कंडीशन में सीवियर होने पर यह डायलिसिस किया जाता है। फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग, कुछ मामलों में ड्रग पॉइजनिंग यानी जो औषधीय है, दवाई है, उसके पॉइजनिंग होने पर भी जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारा कंडीशन है। बेसिकली डायलिसिस मेन चीज़ होता है, आपके किडनी को क्या करता है, किडनी को सपोर्ट करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, यही अपना किडनी का मेन जो है भूमिका होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ किडनी की डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ये आप इसको देख लीजिए। आगे है, डायलिसिस के दो प्रकार मुख्यतः होता है, एक होता है हेमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें सबसे जो प्रचलित आजकल जो है वह हेमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस उतना प्रचलित नहीं है। बात समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। ठीक है, डायलिसिस जान गए, डायलिसिस के प्रकार जान गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेमोडायलिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके करने में क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो हीमोडायलिसिस जो होता है, हीमोडायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जो रोगी होता है उसका रक्त शरीर से बाहर मशीन यानी डायलेजर द्वारा शुद्ध किया जाता है। हेमोडायलिसिस में इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड को डायरेक्टली जो है एक मशीन के सहारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और फिर उससे जो है प्यूरिफाई करके पुनः मशीन के माध्यम से बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है ना, और इन सारे प्रक्रिया में बॉडी से ब्लड निकालना या फिर बॉडी से निकालना या फिर निकले हुए ब्लड जो शुद्ध हो जाए इसको बॉडी में वापस भेजना, इन दोनों प्रक्रिया में एक मशीन जिसे डायलेजर बोलते हैं, यह डायलाइजर मशीन जो है आपको भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, मशीन कौन होता है? डायलाइजर। डायलाइजर का काम है, यह क्या होता है, विसरण विधि पर बॉडी से क्या करता है, ब्लड निकलता है, अशुद्ध ब्लड, और यहाँ पे जो है क्या होता है, शुद्ध होता है डायलिसिस फ्लूइड की सहायता से, और फिर जो है आपका मशीन के से निकले हुए शुद्ध ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, तो डायलिजर के ही भूमिका होता है। ओके, तो हेमोडायलिसिस समझ गए कि हेमोडायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मशीन के द्वारा, जिसे डायलिजर कहते हैं, इसमें शरीर से रोगी के शरीर से रक्त निकाल कर और वेस्ट मटेरियल को अलग करके पुनः जो है शुद्ध ब्लड को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, यही हेमोडायलिसिस होता है। अब हेमोडायलिसिस किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हेमोडायलिसिस डिफ्यूजन अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखता है और फिर जो है अतिरिक्त पानी को अलग कर देता है। तो ये तीन प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? एक डिफ्यूजन अपशिष्ट पदार्थ को ब्लड से बाहर करना, अलग करना, ऑस्मोसिस फ्लूइड बैलेंस को बना के रखना, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शरीर से अतिरिक्त पानी को निकाल देना। ठीक है, तो ये सिद्धांत होता है।
आगे है यहाँ पे देख लीजिए, हेमोडायलिसिस के लिए वैस्कुलर एक्सेस, यानी जब हेमोडायलिसिस हम लोग करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पिक्चर के माध्यम से कि हेमोडायलिसिस जब करते हैं तो उसमें ओपन करते हैं, ठीक है ना, उसमें ओपनिंग करते हैं, 2 ओपनिंग करते हैं, एक आर्टरियो वेनस फिस्टुला, यानी आर्टरी और वेनस 2 के बीच फिस्टुला नली जोड़ते हैं, जिससे ब्लड एक के थ्रू जो है मशीन में जाएगा और मशीन से वापस जो है एक के थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। इसमें आर्टरी और वेनस के बीच में एक मार्ग बनाते हैं जिससे जोड़ते हैं, जिसे फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक नली ये है, एक नली ये है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग कर देंगे, जहाँ पे दोनों कनेक्टिंग होता है इसी को फिस्टुला बोलते हैं, जुड़ना, ठीक है ना, आपस में जुड़ना, यही फिस्टुला होता है, यह सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा जो है आर्टरियो वेनस ग्रेफ्ट होता है और एक होता है सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है। ये 3 विधि से हम जो है वाहिनियों को एक्सेस करते हैं ब्लड लाने के लिए और वापस भेजने के लिए। उसमें सबसे प्रचलित जो होता है आर्टरियो वेनस फिस्टुला, ए भी फिस्टुला होता है, ठीक है। ए भी ग्रेफ्ट ए भी होता है, CVC सेंट्रल वेनस कैथेटर ए भी होता है, लेकिन सबसे प्रचलित आर्टरियो वेनस फिस्टुला होता है, ठीक है। चलिए पिक्चर में मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि कैसे यह फिस्टुला बनता है। यहाँ पे देखिए, ये हीमोडायलिसिस का चित्र है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यही यहाँ पे फिस्टुला बनता है, ठीक है ना, यहीं पे फिस्टुला बनता है, 2 नली निकलता है, ठीक है ना, 2 नली जो है निकलता है। आपको एक जो है क्या होता है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है ना, ब्लड इसमें आया, यहाँ से आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग रहता है, हेपेरिन इन्फ्यूजन रहता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है, और यहाँ पे ब्लड पंप होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे डायलिजर मशीन होता है, इस डायलिजर मशीन में जाता है, ठीक है ना, और यहीं पे डायलिजिंग मशीन में एक फ्लूइड मिलता है जिसे डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, डायलिजर मशीन में। फिर ब्लड यहाँ पे फ्रेश होने के बाद जो है क्या होता है, इधर आता है, ब्लड इधर आता है, ठीक है ना, यहीं से जो वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकल जाता है और शुद्ध ब्लड जो है पुनः इधर होते हुए जो है क्या होता है, रिटर्न बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ए भी फिस्टुला लगता है, ठीक है, कनेक्शन लगता है जिससे एक ब्लड बाहर निकलता है और जाते जाते फिर एक ब्लड बॉडी के अंदर आता है। बात समझ गए, तो यही हेमोडायलिसिस और इसके डायलिजर नाम है, जो एक मशीन है, बात समझ गए। अब बाकी इसमें आर्टेरियल प्रेशर लगा होता है, हिपेरिन इन्फ्यूजन लगा होता है, ब्लड पंप लगा होता है और ये डायलिजर है, फिर इससे कनेक्शन होता है बॉडी के अंदर ब्लड भेजने के लिए, ठीक है। तो यही जो है आपका प्रोसेस इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे आता है हेमोडायलिसिस का प्रोसीजर पूर्ण विवरण, यानी हेमोडायलिसिस जब हम करते हैं कैसे प्रोसीजर प्रक्रिया करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो उस प्रक्रिया, उस काम को करने के लिए पहले हम तैयारियां करते हैं। तो जो जो तैयारियां करते हैं वह प्री प्रोसीजर में आता है, प्री ऑपरेटिव में आता है, ठीक है। तो प्री प्रोसीजर केयर में डायलिसिस से पहले हम क्या क्या करते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जो है एडवाइस किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के आदेश देखते हैं कि हाँ डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन पर डायलिसिस सजेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं, पहला ये जांचेंगे। दूसरा, रोगी के प्रक्रिया को समझाएंगे, रोगी को बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे प्रोसीजर होने वाला है, इतना समय लगेगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जो है पूर्ण वाइटल साइन लेते हैं, ठीक है। फिर वेट रिकॉर्ड करते हैं, एवी फिस्टुला में थ्रिल और ब्रूइट जांचते हैं, जो एवी फिस्टुला लगाना है उसमें हम थ्रिल और ब्रूइट जो है जांचते हैं। लैब रिपोर्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं डायलिसिस करने तो पहले का पता होना चाहिए ना कि डायलिसिस होने से पहले कितना था वैल्यू और फिर डायलिसिस होने के बाद कितना आएगा, बात समझ गए। रोगी को आरामदायक स्थिति में दे जिस स्थिति में आप डायलिसिस देने वाले हैं। तो ये सब डायलिसिस देने के लिए तैयारियां की जाती है, जैसे एप्रॉन, गाउन वगैरह, कपड़ा चेंज किया जाता है, ठीक है। मरीज को ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं, रिलैक्स रखा जाता है। इसी प्रकार से अब जो है डायलिसिस के दौरान, बात समझ गए, अब जो प्रोसीजर है वो डायलिसिस के दौरान क्या क्या चलेगा, क्या क्या होगा, देखिए। एवी फिस्टुला या कैथेटर से सुई लगाई जाती है, समझ गए। जो फिस्टुला लगा हुआ है, जैसे जो हम कैथेटर लगाते हैं तो दवाई देने के लिए कैसे उसमें जो है हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से एवी फिस्टुला से ब्लड बाहर निकले फिर वापस ब्लड भेजे तो इस फिस्टुला या कैथेटर में सुई लगाते हैं, ठीक है। रक्त डायलिसिस मशीन में जाता है, सुई लगाने के बाद डायलिजर में ब्लड फिल्टर होता है, जो डायलिजर मशीन बताया है ना ऊपर है वहाँ पे, तो इसमें ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। अब इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वह डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। शुद्ध रक्त वापस शरीर में जाता है ऊपर के माध्यम से। हिपेरिन दिया जाता है ताकि क्लॉट न बने। वाइटल साइन हर 30 मिनट पर जाँचते रहते हैं। हाइपोटेंशन, क्रैम्प्स, नौसिया पर नज़र रखें, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकल रहा है शुद्ध होने के
लिए, तो हो सकता है अगर तेज़ गति से ब्लड निकल जाएगा तो मरीज को अचानक से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कोई विशेष चीज़ नहीं है, प्रोसीजर चल रहा है, चलने से पहले क्या करेंगे, चलने के दौरान क्या करेंगे, ठीक है। तो अब प्रोसीजर चल रहा है डायलिसिस का, तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई फिस्टूला लगा है तो पहले प्रोसीजर शुरू करना है, तो उसमें इंजेक्शन सुई लगाएंगे। फिर डायलिसिस मशीन में वहाँ से ब्लड अब आगे की तरफ जाता है, ठीक है ना, तो डायलिसिस मशीन में जाएगा। फिर डायलेजर मशीन में जाएगा तो वहाँ पर डायलेजर लगा होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। फिर अपशिष्ट पदार्थ फिल्टर होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। फ्लूइड में जाने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है शरीर में जाने लगता है वापस, और हिपेरिन दिया जाता है ताकि जो ब्लड क्लॉट है वो ना बन सके। और वाइटल साइन हर एक 30 मिनट पर जांचना चाहिए। हाइपोटेंशन, क्रैम्प और नौसिया पर लगातार नजर रखें, ठीक है। अब डायलिसिस में जो समय होता है 3 से 5 घंटे का लगता है। सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस हो सकता है, जैसा कंडीशन हो वैसा उतना बार टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे डायलिसिस के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर, यानी डायलिसिस के बाद अब क्या करेंगे। एक मरीज को डायलिसिस हो गया है तो अब क्या करेंगे। तो होने के बाद की जो प्रोसीजर है कि मशीन बंद कर रक्त वापस करें, सुई निकाल कर दबाव डाले ताकि ब्लड बाहर ना आए, ब्लीडिंग की जांच करें, बीपी और वेट दोबारा मापे, रोगी को आराम दे, रिकॉर्ड में एंट्री रखे, ठीक है, और कोई भी जटिलता पर नज़र बनाए रखे। बात समझ गए। तो ये सब जो है जिस प्रकार से स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, सामान सब सारा प्रोसीजर की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से लास्ट में डायलिसिस के बाद जो है हम क्या क्या फॉर्मेलिटी करते हैं उसको जो है हम निभाएंगे, ठीक है। हेमोडायलिसिस होने की क्या क्या जटिलता होती है। तो हेमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन, मान गए आप डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है तो ज़्यादा निकल जाएगा तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। मसल्स क्रम्प्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी जो है बॉडी से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, मसल्स क्रैम्प हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन सब प्रोसीजर में गड़बड़ हुई तो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है और डाइसेकुलरम सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। जटिलता ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, देख लीजिए, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम को प्राकृतिक फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। आप समझ गए। जो हमारा पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम, उसमें इरिगेट किया जाता है, ठीक है ना। आपको ये फ्लूइड डालकर, डायलिसिस फ्लूइड डालकर उसमें इरिगेट किया जाता है। बात समझ गए ना। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पेरिटोनियम होता है उसको प्राकृतिक फिल्टर के रूप में, नेचुरल फिल्टर के रूप में पेरिटोनियम का ही उपयोग किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के जो प्रकार होता है वह कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस CAPD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस APD, ठीक है, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस और ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, 2 पेरिटोनियल। अब पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर यानी प्रोसीजर से पहले तो पेशेंट को प्रक्रिया को समझाए, हाथ अच्छी तरह से धोए, स्टेराइल टेक्निक अपनाए, कैथेटर साइट की जांच करें, क्योंकि कैथेटर के माध्यम से ही पेरिटोनियम में जो है फ्लूइड जाता है, इरिगेट करता है और फिर जो है वेस्ट को बाहर और ओरिजिनल को अंदर करता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के 2 प्रकार, CAPD कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है ना। पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वह देख लीजिए, प्री प्रोसीजर है, यानी डायलिसिस से पहले का प्रोसीजर है कि पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाए, अपनी हाथ को अच्छे से धोए, स्टेराइल तकनीक का अपनाएं, कैथेटर साइट की जाँच करें, ठीक है। आगे है यहाँ पे प्रोसीजर में। अब प्री प्रोसीजर हो गया, अब प्रोसीजर में आइए, यानी पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान डायलिसिस फ्लूइड पेट में डाला जाता है कैथेटर के माध्यम से। फ्लूइड 4 से 6 घंटे तक पेट में रहता है। अपशिष्ट पदार्थ फ्लूइड में चले जाते हैं, फ्लूइड बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार दोहराई जाती है, इसीलिए ज़्यादा इरिटेबल और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें जो है एक ही दिन में 3 से 4 बार करना पड़ता है। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान। अब आता है पेरिटोनियल डायलिसिस होने के बाद का देखभाल। तो ड्रेनेज की मात्रा देखिए कि कितना जो है, जो आप जहाँ से पेरिटोनियल में डाले हैं ना कैथेटर, वहाँ से कितना जो है मात्रा में निकल रहा है। फ्लूइड का रंग देखें कि फ्लूइड कैसा है, और कैथेटर साइट साफ रखें, जहाँ से कैथेटर आप पेट में इंटर किए हैं उसको साफ रखें, रिकॉर्ड बना के रखें, और इन सब चीज़ों पर ध्यान विशेष देना चाहिए। पेरिटोनियल डायलिसिस की जटिलता, पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेन, हर्निया, ये सब जो है इसका कुछ जटिलता है जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अभी तक मैं जो आपको पढ़ाया हूँ उम्मीद है समझ में आया होगा। रही बात नर्स की भूमिका, तो नर्स की भूमिका डायलिसिस में बहुत ही अच्छा होता है। डायलिसिस से पहले जो भूमिका होता है देख लीजिए। पहले तो वाइटल साइन लेते हैं, वेट चेक करते हैं, एवी फिस्टूला जांचते हैं कि सही से है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं और यह जो है हम पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं उससे रिटेन कंसर्न ले लेते हैं कि ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होगा उसकी जिम्मेदारी मैं या संस्थान नहीं है। ठीक है ना। दूसरा है डायलिसिस के दौरान। अब डायलिसिस के दौरान क्या क्या करते हैं, तो वाइटल साइन मॉनिटर लगातार करते रहते हैं, हाइपोटेंशन पर रक्षण बनाए रखते हैं और मशीन पर नज़र रखते हैं मॉनिटर पर, ताकि जो है डायलिसिस अच्छे से हो सके। अब डायलिसिस के बाद क्या क्या करते हैं, तो बीपी चेक करते हैं, ब्लीडिंग की जांच करते हैं, वेट रिकॉर्ड करते हैं, पेशेंट को आराम देते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जिसके अंदर आप चीज़ों को और अच्छे से समेट सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़े और समझे। देखिए डायलिसिस कुछ नहीं है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के द्वारा शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग किया जाता है और शरीर में जो तरल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस को मेंटेन बनाकर रखा जाता है। दो प्रकार के, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस सबसे आजकल प्रचलित है, ज़्यादातर लोग वही कराते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार, 3 से 5 घंटे लगता है एक बार ये डायलिसिस करने में। बात समझ गए। तो ये सब जो है आपका डायलिसिस का मेन फीचर था। 2 प्रकार का होता है, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जो अपन हेमोडायलिसिस है इसमें ब्लड डायरेक्टली बॉडी से फिस्टुला के माध्यम से निकाल कर डायलाइजर मशीन के थ्रू प्यूरिफाई करके फिर बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो है पेरिटोनियल डायलिसिस जो है, इसमें पेरिटोनियल कैविटी में जो होता है कैथेटर डालकर और वहाँ पे डायलेजर जो फ्लूइड होता है डायलिसिस फ्लूइड उसको भी भेजा जाता है और पेट में बहुत देर तक रख कर उसे इरिगेट किया जाता है और इरिगेट करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे अलग कर देता है और बाकी जो है क्या होता है आपको बॉडी में बना रहता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें था जिसको मैंने आपको पढ़ाया समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी आप अपने जो है अच्छे से इसको पढ़िए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।